जय हिंद दोस्तों। स्वागत करते हैं आप सभी का आपके अपने भाई के यूट्यूब चैनल आईएएस में टारगेट पे। तो देखिए गाइस, ये जो है 5वां वीडियो है ये बुक को लेकर के, ठीक ना। हमारा संविधान एक परिचय जो कि सुभाष सिंह कश्यप के द्वारा लिखा गया है। इसमें जो कि 14 चैप्टर हैं टोटल। 14 चैप्टर में हमने 4 चैप्टर को पढ़ के रिकॉर्डेड वीडियो डाल दिए हैं आप लोगों के लिए यूट्यूब पे, ठीक है ना। तो आज हम 5वां चैप्टर को पढ़ेंगे। तो प्रयास रहेगा कि पूरा वीडियो में चैप्टर 5 को कवर कर लें। उसके बाद अगला वीडियो आएंगे फिर छठा पार्ट पे, ठीक ना। तो ये 5वां दिन, तो 5वां ख़त्म, 5वां पे चलना है, यानी कि 5वां टॉपिक को कवर करेंगे। इससे पहले हम ये चौथा को कवर कर लिए थे, ठीक ना, जिसमें कि संघ, राज्य, क्षेत्र एवं नागरिकता है। ये वाला वीडियो अवेलेबल है, आप लोग ये चैप्टर के बारे में जान सकते हैं। पीछे का वीडियो देखिए, ठीक है। तो चलिए रीडिंग मतलब इनको पढ़ना प्रारंभ करते हैं। तो ये वाला चैप्टर जो है बहुत लंबा है, इसमें ज़्यादा समय लगेंगे, लगभग ये 12-15 पेज होंगे, ठीक ना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए 5वां चैप्टर है आधारभूत तत्व, मौलिक अधिकार, निर्देशक सिद्धांत एवं मूल कर्तव्य। तो मूल अधिकार भाग 3 में समाविष्ट भाग 4 के निर्देशक तत्व और बाद में जोड़े गए भाग 4 के क के मूल कर्तव्य वास्तव में एक ही समूची मूल व्यवस्था के अंग हैं, जिसका मूल स्रोत है उद्देशिका। ये सभी एक साथ मिलकर वास्तव में मूलभूत मूल्यों को अभिज्ञापित करते हैं तथा संविधान के आधारभूत सिद्धांतों को प्रतिष्ठित करते हैं। अतः उद्देशिका में व्यक्ति की गरिमा की आश्वासन को, जो वास्तव में मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा में अंतर्निहित आधारभूत सिद्धांत है, भाग 3 और 4 के विभिन्न उपबंधों के द्वारा लागू करने का प्रयास किया गया है। उद्देशिका में मानव की गरिमा के अनुरूप स्वतंत्रता एवं समानता के मूल्यों की घोषणा बहुत प्रमुखता से की गई है। आर्थिक तथा सामाजिक आदर्शों द्वारा उन्हें और अधिक पूर्णता तथा अस्थायित्व प्रदान किया गया है तथा विशद रूप में मूल अधिकारों तथा निर्देशक तत्वों में प्रस्तुत किया गया है। राष्ट्र की एकता तथा आम जनता के हितों के अनुरूप किसी भी राज्य द्वारा अब तक बनाए गए मानव अधिकारों के चार्टरों में से संभवतः सर्वाधिक विस्तृत चार्टर संविधान के भाग 3 में शामिल चार्टर हैं। इन मूल अधिकारों में काफी हद तक वे सभी पारंपरिक नागरिक तथा राजनीतिक अधिकार आ गए हैं जो सार्वभौम घोषणा के अनुच्छेद 2 से 21 में निर्दिष्ट हैं। मूल अधिकारों को मोटे तौर पर 6 श्रेणियों के अंतर्गत सुनिश्चितता प्रदान की गई है, अर्थात पहला, समानता का अधिकार, जिसमें विधि के समक्ष समानता तथा विधियों का समान संरक्षण, अनुच्छेद 14। धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध, अनुच्छेद 15। लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता, अनुच्छेद 16। और अस्पृश्यता तथा उपाधियों का अंत, अनुच्छेद 17 और 18 शामिल है। दूसरा, स्वतंत्रता का अधिकार, जिसमें जीवन तथा व्यक्तिगत स्वतंत्रता के संरक्षण का अधिकार है, अनुच्छेद 21। शिक्षा का अधिकार, अनुच्छेद 21 क। और भाषण तथा अभिव्यक्ति, सम्मेलन, संगम या संघ बनाने, भारत के किसी भाग में जाने और निवास करने तथा बस जाने की स्वतंत्रता का अधिकार और कोई पैसा या व्यवसाय करने का अधिकार, अनुच्छेद 19 शामिल है। तीसरा, शोषण के विरुद्ध अधिकार, जिसके अंतर्गत सभी प्रकार के बलात्श्रम, मानव श्रम और मानव के दुर्व्यवहार का निषेध किया गया है, अनुच्छेद 23 से 24 में है। अंतःकरण की और धर्म के अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता, अनुच्छेद 25 से 28 तक है। पांचवा, अल्पसंख्यकों का अपनी संस्कृति, भाषा और लिपि को बनाए रखने तथा अपनी रुचि के शिक्षा संस्थानों की स्थापना और प्रशासन का अधिकार, अनुच्छेद 29 व 30 में है।
छठा, इन सभी अथवा इनमें से किसी भी मूल अधिकार को प्रवर्तित करने के लिए संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32, विधि के समक्ष समानता तथा सभी विधियों का समान संरक्षण अनुच्छेद 14 में है। अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण अनुच्छेद 20 में। जीवन तथा व्यक्तिगत स्वतंत्रता का संरक्षण अनुच्छेद 21। 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 21 के क में है। कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण अनुच्छेद 22 में। धर्म की स्वतंत्रता अनुच्छेद 25 से 28 में। जैसे कुछ मूलभूत अधिकार सभी व्यक्तियों को सुलभ है, किंतु कुछ अधिकार ऐसे हैं जिनका दावा केवल नागरिकों द्वारा किया जाता है, जैसे धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध अनुच्छेद 15 में है। लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता अनुच्छेद 16 और भाषण तथा अभिव्यक्ति, सम्मेलन, संगम, आचरण, निवास और पैसे की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19 में है। मूलतः अनुच्छेद 19 के 1 का च तथा अनुच्छेद 31 में राज्य के विधि के प्राधिकार से लोक प्रायोजन के लिए अनिवार्य अर्जन के अधिकार के अधीन रहते हुए संपत्ति का अधिकार अर्थात संपत्ति अर्जित करने, धारण करने और बेचने का अधिकार समाविष्ट था, किंतु जब संविधान 44वां संशोधन अधिनियम 1978 के अनुच्छेद 10 के खंड 1 के उपबंध च और सारे के सारे अनुच्छेद 31 का लोप कर दिया, तब से संपत्ति का अधिकार मूल अधिकार नहीं रहा। प्रथम संविधान संशोधन द्वारा अंतः स्थापित अनुच्छेद 31 क तथा 31 ख और 25वें संशोधन द्वारा अंतः स्थापित अनुच्छेद 31 ग का उद्देश्य संपदाओं के अर्जन का उपबंध करने वाली विधियों 9वीं अनुसूची में निर्दिष्ट अधिनियमों तथा विनियमों और निर्देशक तत्वों को प्रभावी करने वाली विधियों की रक्षा करना था। अनुच्छेद 33 और 35 संसद को शक्ति देते हैं कि वह सैन्य बलों पर प्रयुक्ति के बारे में संविधान के भाग 3 द्वारा प्रदत्त अधिकारों में उपांतरण कर सकती है। यह सच है कि भारत के संविधान में प्रतिष्ठित मूल मानव अधिकार अनेक परिसीमाओं तथा प्रतिबंधों से घिरे हुए हैं। इस आलोचना का उत्तर देते हुए कि मूल अधिकारों के साथ इतने प्रतिबंध लगाए गए हैं कि उनका कोई अर्थ नहीं रह जाता, और विशेष रूप से उन आलोचकों का उल्लेख करते हुए जिन्होंने अपने इस कथन के समर्थन में अमेरिकी संविधान का सहारा लिया था कि मूल अधिकार तब तक मूल अधिकार नहीं रह जाता जब तक कि वे निर्बाध ना हो। डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान सभा में इसकी विवेचना की थी। अनुच्छेद 13 ने उन सभी अधिकारों और कार्यकारी आदेशों की घोषणा की जो कि मौलिक अधिकारों के साथ असंगत प्रतीत होते हैं, और इस तरह की विसंगति की सीमा अधिकारातीत तक शून्य है। यह अनुच्छेद भारत में सभी विधियों को न्यायिक समीक्षा हेतु प्रस्तुत करता है, चाहे वे पूर्व के हो अथवा वर्तमान के। हमारा संविधान न केवल नियत मौलिक अधिकारों को सुनिश्चित करता है, बल्कि अनुच्छेद 32 के अंतर्गत मूल अधिकारों के प्रवर्तन के लिए उचित प्रक्रिया द्वारा सीधे देश के उच्चतम न्यायालयों को स्थानांतरित करने के अधिकार को भी सुनिश्चित करता है। अनुच्छेद 32 में सुनिश्चित किए इन अधिकारों को सिवाय संविधान द्वारा प्रदत्त व्यवस्था के अतिरिक्त और किसी भी प्रकार से निलंबित नहीं किया जा सकता। यह सर्वोच्च न्यायालय द्वारा भी प्रमुखता से घोषित किया गया है कि इन अधिकारों को संविधान में संशोधन द्वारा भी निरस्त नहीं किया जा सकता, क्योंकि यह संविधान का मूल आधार तत्व है, उसकी मुख्य विशेषता है। यहाँ तक कि संविधान की रूपरेखा तैयार करते समय डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इसे संविधान का हृदय एवं आत्मा कहकर परिभाषित किया। चूंकि अनुच्छेद 32 के अंतर्गत यह स्वयं में ही एक मौलिक अधिकार है, इसलिए सर्वोच्च न्यायालय तक किसी मूल अधिकार के उल्लंघन के समय इस पर राहत देने से इनकार नहीं कर सकता। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रस्तावित जनहित याचिका की अवधारणा के अंतर्गत मौलिक अधिकार हनन के पीड़ित द्वारा इस बात की कोई आवश्यकता ही नहीं रह जाती कि वह स्वयं ही न्यायालय की शरण में जाए। आम नागरिकों में से ही कोई भी उक्त व्यक्ति एक पत्र
के माध्यम से उस पीड़ित व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह की ओर से अदालत का दरवाजा खटखटा सकता है। उसके बाद निर्देशक तत्व आ जाते हैं। निर्देशक तत्व में संविधान के भाग 4 में वर्णित राज्य के नीति निर्देशक तत्व हमारे संविधान की विलक्षणता है। व्यक्ति के अधिकारों तथा समुदाय की जरूरतों के बीच संभावित संघर्ष को टालने का प्रयास करते हुए एक और जहां स्वयं मूल अधिकारों पर लोकहित आदि की दृष्टि से आवश्यक प्रतिबंध लगाए गए, वहीं दूसरे और अपेक्षाकृत अधिक निश्चयात्मक राज्य नीति के निर्देशक तत्वों संबंधी अध्याय का समावेश कर दिया गया। अनुच्छेद 37 घोषणा करता है कि निर्देशक तत्व देश के शासन के मूलाधार हैं और निश्चय ही विधि बनाने में इन सिद्धांतों को लागू करना राज्य का कर्तव्य होगा। अतः यह स्पष्ट है कि ये संवैधानिक निर्देश कोरे नैतिक उपदेश नहीं बल्कि निश्चयात्मक समादेश है तथा संविधान के मानव अधिकारों संबंधी उपबंधों के अंग माने जाते हैं। किंतु निर्देशक तत्वों से ऐसे कोई कानूनी अधिकार नहीं उपजते जिनका उल्लंघन करने पर कोई उसका उपचार करवा सके और ना ही विधायिका को शक्ति प्रदान करते हैं। संविधान सभा में बोलते हुए डॉक्टर अंबेडकर ने स्पष्ट शब्दों में कहा था कि निर्देशक तत्वों का आशय यह नहीं है कि वे केवल पावन घोषणाएं मात्र रह जाए, इसकी बजाय ये अनुदेशों के दस्तावेज के रूप में है और जो भी सत्ता में आएगा उसे इनका आदर करना ही होगा। उन्होंने कहा था, संविधान सभा का आशय यह है कि भविष्य में विधायिका तथा कार्यपालिका दोनों इस भाग में अधिनियमित इन तत्वों के प्रति केवल मौखिक सहानुभूति न जताए बल्कि इन्हें कार्यपालिका तथा विधायिका के उन सभी कार्यों का आधार बना दिया जाए जो इसके बाद देश के शासन के मामले में किए जाए। निर्देशक तत्वों का लक्ष्य है इन आदर्शों को प्राप्त करना यथा एक सच्चे कृत्याकारी राज्य की स्थापना हो और अन्य बातों के साथ साथ आर्थिक शोषण और भारी असमानता तथा अन्यायों के अंत की व्यवस्था हो जाए तथा राज्य पर न्याय संगत सामाजिक व्यवस्था सुनिश्चित करने का भार डाला जाए। अतः अनुच्छेद 38 जो निर्देशक तत्वों का मूल मंत्र तथा मर्म है, कहता है राज्य ऐसी सामाजिक व्यवस्था की जिसमें सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय राष्ट्रीय जीवन की सभी संस्थाओं को अनुप्राणित करे, भरसक प्रभावी रूप में स्थापना और संरक्षण करके लोक कल्याण की अभिवृद्धि का प्रयास करेगा। अनुच्छेद 39 कहता है कि राज्य अपनी नीति का इस प्रकार संचालन करेगा कि सुनिश्चित रूप से सभी पुरुषों तथा स्त्रियों को जीविका के पर्याप्त साधन प्राप्त करने का अधिकार हो, समुदाय की भौतिक संपदा का स्वामित्व तथा नियंत्रण इस प्रकार बटा हो जिससे सामूहिक हित का सर्वोत्तम रूप से साधन हो, आर्थिक व्यवस्था इस प्रकार चले कि धन और उत्पादन के साधनों का सर्वसाधारण के लिए अहितकारी संकेंद्रण ना हो, पुरुषों और स्त्रियों दोनों को समान कार्य के लिए समान वेतन हो, पुरुषों तथा स्त्रियों के स्वास्थ्य तथा स्त्रियों का और बच्चों की सुकुमार अवस्था का दुरुपयोग ना हो, आर्थिक आवश्यकता से विवश होकर नागरिकों को ऐसे रोजगार में ना जाना पड़े जो उनकी आयु तथा शक्ति के अनुकूल ना हो और बच्चों तथा युवाओं को शोषण से बचाया जा सके। अनुच्छेद 41 में उपबंध किया गया है कि राज्य अपनी आर्थिक सामर्थ्य और विकास की सीमाओं के भीतर काम पाने के, शिक्षा पाने के और बेकारी, बुढ़ापा, बीमारी और निःशक्तता तथा अन्य अहम प्रभावों की दशाओं में लोक सहायता पाने के अधिकार को प्राप्त कराने का प्रभावी उपबंध करेगा। अनुच्छेद 42 तथा 43 में उपबंध किया गया है कि राज्य कर्मकारों को निर्वाह, मजदूरी, काम करने की मानवोचित दशाएं, प्रस्तुति सहायता, शिष्ट जीवन स्तर तथा अवकाश का पूर्ण उपभोग और सामाजिक तथा सांस्कृतिक अवसर सुनिश्चित करने का प्रयास करेगा। कुछ अन्य महत्वपूर्ण तत्व भी हैं। इनमें उपबंध है कि राज्य 6 वर्ष तक की आयु के छोटे बच्चों की देखभाल करने और शिक्षा देने का प्रयास करें। अनुच्छेद 45 अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य
दुर्बल वर्गों के शिक्षा तथा अर्थ संबंधी हितों की अभिवृद्धि हो। अनुच्छेद 46 पोषाहार स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा करना तथा लोक स्वास्थ्य का सुधार करना राज्य का कर्तव्य है। अनुच्छेद 47 कहता है कि कृषि और पशुपालन का संगठन हो तथा गौवध का प्रतिषेध हो। और अनुच्छेद 48 कहता है ग्राम पंचायतों का संगठन हो। और अनुच्छेद 40 कहते हैं कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण हो। अनुच्छेद 50 कहता है कि राष्ट्रीय स्मारकों का संरक्षण हो। और अनुच्छेद 49 कहता है और अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षापन पे राष्ट्रों अंतर्राष्ट्रीय विधि और संधि बाध्यताओं के प्रति आदर की वृद्धि हो और अंतर्राष्ट्रीय विवादों को मध्यस्थता के द्वारा निपटाया जाए। अनुच्छेद 51 में कहा गया है ये बातें। संविधान 42वां संशोधन अधिनियम 1976 ने इस आशय के नए निर्देशक तत्व जोड़ दिए। क बच्चों को स्वतंत्र और गरिमामय वातावरण में स्वास्थ्य विकास के अवसर और सुविधाएं दी जाए। अनुच्छेद 39 के च में कहा गया है। वहीं दूसरी बात कहा गया है कि कानूनी व्यवस्था इस प्रकार काम करे कि न्याय समान अवसर के आधार पर सुलभ हो और राज्य विशिष्टता आर्थिक या किसी अन्य निर्योग्यता के मामलों में निःशुल्क कानूनी सहायता की व्यवस्था करे। यह अनुच्छेद 39 के क में कहा गया है। उद्योगों के प्रबंधन में कामगारों की भागीदारी सुनिश्चित की जाए। अनुच्छेद 43 के क में कहा गया है। और पर्यावरण का संरक्षण हो तथा उसमें सुधार लाया जाए। वनों तथा वन्य जीवों की रक्षा की जाए। अनुच्छेद 48 के क में कहा गया है। इसके अलावा का अनुच्छेद 31 ग में संशोधन करके यह निर्धारित किया गया है कि किसी या सभी निर्देशक तत्वों को प्रभावी करने वाली विधि अनुच्छेद 14, 19 या 31 के अंतर्गत किसी भी मूल अधिकार का उल्लंघन करने के कारण शून्य नहीं होगी। और ख एक नए अनुच्छेद 31 घ में विशिष्ट रूप से प्रावधान किया गया है कि राष्ट्र विरोधी क्रियाकलापों या संगमों के निवारण या प्रतिषेध का अधिकार प्रदान करने वाली कोई विधि इस आधार पर शून्य नहीं होगा कि वह अनुच्छेद 14, 19 और 31 के अंतर्गत किसी मूल अधिकार से असंगत हैं। मूल अधिकारों और निर्देशक तत्वों के परस्पर संबंध। अधिकारों और कर्तव्यों के बीच या मूल अधिकारों तथा निर्देशक तत्वों के बीच कोई सारभूत विभाजन नहीं है। वे एक दूसरे के पूरक तथा अनुपूरक हैं। यदि मूल अधिकार सरकार और विधायिका के लिए ना करने योग्य बातों का निरूपण करते हैं तो निर्देशक तत्व करने योग्य बातों का निरूपण करते हैं। इन दोनों के बीच कोई संघर्ष नहीं है। मूल कर्तव्य। देखिए मूल कर्तव्य जो है भले ही नागरिकों के कतिपय कर्तव्यों का निर्धारण करने वाला भाग 4 के का आपात स्थिति की उद्घोषणा के प्रवर्तन के दौरान संविधान 42वां संशोधन अधिनियम 1976 में जो हुआ था उनके द्वारा लाया गया था, फिर भी वह संविधान के सर्वाधिक मूल्यवान अंकों में है। जबकि मूल अधिकारों संबंधी उपबंधों में व्यक्ति के अधिकारों का और निर्देशक तत्वों में राज्य के कर्तव्यों का समावेश है। 1976 तक हमारे संविधान में व्यक्ति के कर्तव्यों का अधिवेशन करने वाले कोई उपबंध नहीं थे। हालांकि परंपराओं तथा भारतीय चिंतन की धारा ने सदियों से कर्तव्यों पर बहुत अधिक बल दिया है। जैसा कि मूल कर्तव्यों के क्रियान्वयन के लिए भारत सरकार द्वारा गठित वर्मा समिति 1999 ने कहा है। अनुच्छेद 51 क का गहन मूल्यांकन यह प्रदर्शित करता है कि ये धाराएं ऐसे मूल्यों की अभिव्यक्ति है जो भारतीय परंपरा, मिथकों, धर्मों तथा व्यवहारों में विद्यमान रही। आज इतिहास के इस मोड़ पर राष्ट्र अति आवश्यक रूप से इन्हें पुनः इस प्रकार महत्व प्रदान करने की आवश्यकता महसूस कर रहा है कि सारी पीढ़ियां इसे स्वीकार तथा आत्मसात कर सके। इस उद्देश्य को प्राप्त करने हेतु यह आवश्यक होगा कि व्यक्ति में इस अवधारणा को स्वीकार करने तथा आत्मसात करने की जागरूकता उत्पन्न करे जिसमें वैज्ञानिक दृष्टिकोण हो और जो तनावों और विक्षोभ से मुक्त हो। भारत का उच्चतम न्यायालय ने कई बार राज्य का कर्तव्य सुनिश्चित करने के लिए अनुच्छेद 51 क में निहित मूल कर्तव्यों को आधार बनाया है और इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए जब भी आवश्यक हुआ निर्देश दिए हैं तथा निर्देशक सूत्र निर्धारित किए हैं। ऐसा पर्यावरण और पारिस्थितिकी को संरक्षित करने और वनों तथा वन्य जीवों की सुरक्षा आदि से संबंधित कई मामलों में किया गया है। सतत विकास का सिद्धांत यानी विकास और प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के बीच संतुलन बनाए रखने का सिद्धांत अनुच्छेद 48 क में मौजूद निर्देशक सिद्धांतों और अनुच्छेद 51 छ में मौजूद मूल कर्तव्यों को पढ़ने के जरिए संभव हुआ है। न्यायालय का यह मत है कि पर्यावरण संरक्षण और पारिस्थितिकीय संतुलन को बनाए रखना सिर्फ सरकार का दायित्व नहीं है, यह हर नागरिक का मूल कर्तव्य भी है।
ऐसा नहीं है कि 42वें संविधान संशोधन के पारित होने से पूर्व नागरिकों के कोई कर्तव्य ही नहीं थे। अनुच्छेद 33 में सशस्त्र बलों में उनके कर्तव्यों का उचित फलन और उनमें अनुशासन बना रहना सुनिश्चित करने का स्पष्ट प्रावधान था। संविधान के मूल अधिकारों संबंधित तीसरे भाग में समाविष्ट व्यक्ति के प्रत्येक अधिकार में एक कर्तव्य और दायित्व भी छिपा था। वस्तुतः समाज में कोई अधिकार हो ही नहीं सकता जब तक कि उनके साथ कर्तव्य ना जुड़े हो। अधिकारों और कर्तव्यों में न केवल तारतम्यता संभव है, बल्कि ये दोनों तो अविभाज्य हैं। प्रत्येक अधिकार के लिए उसके अनुरूप एक कर्तव्य है। कर्तव्य अधिकार का एक अभिन्न अंग है। दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। जो किसी एक व्यक्ति के लिए कर्तव्य हैं, वहीं दूसरे व्यक्ति के लिए अधिकार हैं। यदि सभी व्यक्तियों को जीवन का अधिकार प्राप्त है, तो सभी व्यक्तियों का यह कर्तव्य हो जाता है कि मानव जीवन का आदर करें और किसी अन्य व्यक्ति को आहत ना करें। स्वतंत्रता के अधिकार का निहितार्थ यह है कि नागरिक ऐसी स्थिति पैदा करे और समाज को ऐसा स्वरूप दे जिसमें प्रत्येक व्यक्ति की स्वतंत्रता सुनिश्चित हो। स्वभाव से ही स्वतंत्रता आत्मानुशासन तथा सामाजिक एवं राजनीतिक समरसत्ता की मांग करती है, क्योंकि एक व्यक्ति की स्वतंत्रता दूसरे व्यक्तियों को वैसी ही स्वतंत्रता से मर्यादित होती है। अतः प्रत्येक व्यक्ति का यह कर्तव्य हो जाता है कि वह अन्य लोगों को वही अधिकार दे जो वह अपने लिए चाहता है। प्रत्येक व्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा तभी संभव है जब वह दूसरे व्यक्तियों की स्वतंत्रता का भी आदर करे। कर्तव्य के पालन से ही अधिकारों को बल मिलता है। जब गांधी जी से मानव अधिकारों की विश्वव्यापी घोषणाएं के संबंध में अपने विचार प्रस्तुत करने का अनुरोध किया गया, तब उन्होंने कहा, अधिकार का स्रोत कर्तव्य है। यदि हम सब अपने कर्तव्यों का पालन करें तो अधिकारों को खोजने हमें दूर नहीं जाना पड़ेगा। यदि अपने कर्तव्यों को पूरा किए बगैर हम अधिकारों के पीछे भागेंगे तो वे छलावे की तरह हमसे दूर रहेंगे। जितना हम उनका पीछा करेंगे वे उतनी ही दूर उड़ जाएंगे। मैंने अपने निरक्षर किंतु बुद्धिमान माँ से सीखा कि जिन अधिकारों के पात्र हम होना चाहते हैं तथा जिन्हें हम सुरक्षित कराना चाहते हैं, वे सभी अच्छी तरह निभाए गए कर्तव्य से प्राप्त होते हैं। अतः जीवित रहने का अधिकार भी हमें तभी प्राप्त होता है जब हम विश्व की नागरिकता के कर्तव्य को पूरा करते हैं। इस एक मूल कथन के आधार पर पुरुष तथा स्त्री के कर्तव्यों की परिभाषा करना तथा प्रत्येक अधिकार को पहले निभाए जाने वाले किसी तदनुरूप कर्तव्य के साथ संबद्ध करना संभवतः काफ़ी आसान है। प्रत्येक अन्य अधिकार को अनुचित रीति से स्थापित अधिकार सिद्ध किया जा सकता है और उसके बारे में विवाद करने से कोई लाभ नहीं है। नए भाग 4 क में अनुच्छेद 51 क में कर्तव्य शामिल है, जो इस प्रकार है। पहला, भारत के प्रत्येक नागरिक का सर्वप्रथम कर्तव्य है कि वह संविधान का अनुसरण करे और इसके आदर्शों और संस्थाओं, राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान का आदर करे। हमारा नागरिकता के भूतपूर्व आधार यही है। हम सब से अपेक्षा की जाती है कि हम संविधान के शब्दों और उसकी आत्मा का उल्लंघन करने वाले किन्हीं कार्यकलापों में ना पड़कर उसकी गरिमा बनाए रखें। हमारा राष्ट्र विशाल है, उसमें अनेक भाषाएं हैं, उपसंस्कृतियां तथा धार्मिक व जातीय विविधताएं हैं, किंतु इन सब से ऊपर हमारा संविधान एक है, एक राष्ट्र ध्वज है। हम सब एक लोग हैं और हमारी नागरिकता एक है। हम सब इसी संविधान के द्वारा शासित पोषित होते हैं, भले ही हमारा धर्म, जाति, वंश, मूल, लिंग, जन्म स्थान आदि कोई भी क्यों ना हो। यह संविधान परिणाम था उन अनेक प्रतिबद्धताओं, वायदों और वचनों का जो राष्ट्र के नेताओं ने जनता के साथ किए थे। अनेक समझौतों, समायोजनों और समन्वयों की नींव पर इस संविधान का प्रसाद खड़ा किया गया। यह हम सभी को और हमारे मूल अधिकारों को सुरक्षा प्रदान करता है। राष्ट्र ध्वज और राष्ट्रीय गान हमारे इतिहास, प्रभुत्व, संपन्नता, एकता और गौरव के प्रतीक हैं। यदि भारत का कोई नागरिक अपने किसी कृत्य से परोक्ष या अपरोक्ष रूप से किसी प्रकार संविधान, राष्ट्र ध्वज या राष्ट्रगान का अनादर करता है,
तो वह न केवल एक असामाजिक व राष्ट्र विरोधी कर्म का दोषी होगा, बल्कि वह हमारे सभी अधिकारों और एक सार्वभौम राष्ट्र के नागरिकों के रूप में अस्तित्व ही अंत्येष्टि कर देगा। अतः आवश्यक है कि कोई भी नागरिक ऐसा कुछ ना करे और सचेत रहे कि दूसरा भी कोई ऐसा ना कर पाए। प्रत्येक राष्ट्र अपने नागरिकों पर गर्व करता है, उनके समर्पण, देशभक्ति और निष्ठा की भावना से आश्वस्त और सुरक्षित अनुभव करता है। हम भारत के नागरिकों को भी अपने देश, संविधान, राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान पर गर्व करना चाहिए तथा उन्हें अपने व्यक्तिगत अथवा संकुचित स्वार्थ से ऊपर रखना चाहिए। तभी हम अपनी अनेक कष्टों से अर्जित स्वाधीनता और प्रभुत्व संपन्नता की रक्षा कर पाएंगे। दूसरा, भारत के नागरिकों को उन उदात्त आदर्शों का सम्मान और अनुसरण करना चाहिए जिनसे हमारे राष्ट्रीय आंदोलनों को प्रेरणा मिली थी। स्वाधीनता की लड़ाई लंबी थी, जिसमें हजारों देशभक्तों ने अपने जीवन की आहुति दी थी ताकि आज हम आज़ादी की हवा में सांस ले सकें। यह हमारा कर्तव्य बनता है कि हम देश हित में की गई अपने पूर्वजों की कुर्बानियों को याद रखें। उससे भी अधिक महत्वपूर्ण यह है कि उन आदर्शों को समझें और अपने जीवन में उतारें जिनके आधार पर हमारा विलक्षण राष्ट्रीय आंदोलन चला और सफल हुआ। वह केवल भारत की स्वाधीनता मात्र का संघर्ष नहीं था, बल्कि वह तो विश्व भर के लोगों की सामाजिक और आर्थिक मुक्ति के लिए था। उसके गंतव्य थे एक न्याय संगत समाज का निर्माण, जो भारत की एकता, स्वाधीनता, समानता, अहिंसा, भाईचारे और विश्व शांति पर आधारित हो। अगर हम भारत के नागरिक इन आदर्शों के प्रति सचेत और समर्पित रहें तो अवश्य ही उन संकीर्ण, संकुचित और विभाजनकारी प्रवृत्तियों से ऊपर उठ पाएंगे जो अपना घिनौना सिर यदा कदा यत्र तत्र उठाती रहती है, जो राजनीतिक दल और नेता धर्म, जाति, पृथकतावाद आदि का अपना राजनीतिक उल्लू सीधा करने के लिए उपयोग करते हैं और उसके द्वारा सत्ता में आना या बना रहना चाहते हैं। वे अस्पष्ट तथा संविधान में निर्देशित नागरिकों के मूल कर्तव्यों की अवहेलना करने के दोषी हैं। तीसरा, भारत के सभी नागरिकों का राष्ट्रीय दायित्व है कि देश की प्रभुत्व संपन्नता, एकता और अखंडता को अक्षुण्ण न रखे। लोकतंत्रात्मक व्यवस्था में प्रभुत्व का वास जनता में होता है, अतः अपनी प्रभुत्व संपन्नता की रक्षा करना हमारा काम है। अगर देश की एकता और स्वतंत्रता खतरे में पड़ जाती है तो राष्ट्र का ही अस्तित्व नहीं रहेगा और फिर बचेगा क्या। 4 कहते हैं कि आदिकाल में राज्य का जन्म बाहरी शत्रुओं से बचाव के लिए हुआ था। आजकल के राष्ट्रीय राज्यों में तो यह स्वतः सिद्ध मानकर चलते हैं कि अपने देश की युद्ध और बाहरी आक्रमण से रक्षा करना प्रत्येक नागरिक का परम दायित्व है। आजकल के युद्ध केवल युद्ध क्षेत्र में नहीं लड़े जाते और ना ही केवल सैन्य बलों के बूते जीते जाते हैं। आम नागरिकों को अनेक प्रकार से अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभानी पड़ती है। कभी कभी असैनिक आबादी को भी देश की सुरक्षा के लिए हथियार उठाने पड़ते हैं। देश को बचाने के लिए लड़ाई वास्तव में नागरिक अपनी और आने वाले पीढ़ियों की स्वतंत्रता की रक्षा के लिए लड़ते हैं। अनुच्छेद 23 के 2 में राज्य को अधिकार दिया गया है कि वह आवश्यकता पड़ने पर सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए अनिवार्य सेवा के लिए अधिरोपित कर सकता है और ऐसा करते समय नागरिकों के बीच धर्म, मूल वंश, जाति या वर्ग के आधार पर कोई विभेद नहीं किया जाएगा। 5वां है कि सभी नागरिकों के बीच समरसता और समान भाईचारे की भावना को प्रोत्साहन देना संविधान की उद्देशिका में दिए गए बंधुता के आदर्श का ही अनुपालन है। भारत विभिन्न जातियों, धर्मों, भाषाओं और अन्य संस्कृतियों का देश है, किंतु हम सब एक संविधान, एक ध्वज और एक नागरिकता वाले लोग हैं। भारत जैसे देश के लोगों के लिए जहां हजारों वर्षों पूर्व से वसुधैव कुटुंबकम का आदर्श रहा है, भ्रातृत्व की भावना नितांत स्वाभाविक रूप से आनी चाहिए। संविधान हमारे ऊपर यह भी दायित्व डालता है कि हम ऐसी सभी प्रथाओं का त्याग करें जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हो। यह भी हमारे देश में स्वाभाविक होना चाहिए, क्योंकि हमारी मान्यता रही है यत्र नर्यस्ते पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। बाद के काल में जो अधोपतन तथा सांस्कृतिक ह्रास हुआ तथा विसंगतियां जन्मी पनपी, हमें
उनसे ऊपर उठना होगा। इन विसंगतियों ने ही हमारे समाज के चित्र को काला किया। प्रसंगवश कहा जा सकता है कि मूल अधिकारों से संबंधित भाग के अनुच्छेद 23(1) के द्वारा मानव के दुर्व्यापार का प्रतिषेध किया गया है और इस उपबंध के उल्लंघन को विधि द्वारा दंडनीय अपराध माना गया है। अपनी सामाजिक अथवा संयुक्त संस्कृति की गौरवशाली परंपराओं का महत्व समझना और उसकी रक्षा करना नागरिकों के लिए एक और मौलिक कर्तव्य है। हमारी सांस्कृतिक धरोहर अत्यंत समृद्ध और उदात्त है और यह धरती की धरोहर का अंग है। हमें जो अतीत से मिला है, हमारा दायित्व बनता है कि हम उनकी रक्षा करें, उसका पोषण करें और उसे सुरक्षित रूप में आने वाली पीढ़ियों को सौंपें। प्रत्येक पीढ़ी समय की रेत पर अपने निशान छोड़ जाती है। हमारे पूर्वजों ने जो सृजन किया और उनकी उत्तराधिकारी पीढ़ियों ने जो हमें उनकी कलात्मक श्रेष्ठता और उपलब्धियों के प्रतीक रूप में सौंपा, हमारे लिए जरूरी है कि हम उसे बहुमूल्य समझें और सस्नेह संभालें। आने वाली पीढ़ियां सदैव अतीत के इतिहास से प्रेरणा ग्रहण करती है, जिससे उन्हें और नई ऊंचाइयों तक पहुंचने का प्रोत्साहन मिलता है। इस संदर्भ में प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है कि देश के गौरवशाली स्मारकों एवं कलाकृतियों को किसी प्रकार की हानि या क्षति न होने दें। कोई उन्हें विकृत ना करें, खोदें खरोचें नहीं और लालची व्यापारियों और तस्करों की बुरी नज़र से उन्हें बचा कर रखा जाए। विश्व की पुरानी सभ्यताओं में भारत गत 5000 वर्षों से भी अधिक से एक अविरल सभ्यात्मक इकाई रहने पर उचित ही गर्व कर सकता है। हम सब इस महान सभ्यता और संस्कृति के अंग हैं। कला, शिल्प, गणित, विज्ञान, वास्तुकला, चिकित्सा आदि क्षेत्रों में हमारा योगदान सर्वविदित है। कुछ सबसे प्राचीन, सबसे गहन और सबसे उत्कृष्ट कोटि का दार्शनिक चिंतन एवं साहित्य भारत में जन्मा। हमारे यहाँ ऐतिहासिक महत्व के और पुरातन मूल्य के अनेक स्मारक देश के विभिन्न भागों में बिखरे पड़े हैं। इनमें है किले, महल, मंदिर आदि। साथ ही भूमि को कई महान धर्मों की जन्मस्थली होने का गौरव प्राप्त हैं। इनमें हिंदू, बौद्ध, सिख और जैन प्रमुख हैं। हमारे अतीत ने हमें शांति, प्रेम, अहिंसा और सत्य का मार्ग दिखलाया है। देश के नागरिक होने के नाते यह हम सबका कर्तव्य बनता है कि हम इस धरोहर के परिरक्षण के लिए काम करें तथा इसके सांस्कृतिक मूल्यों का सम्मान करते हुए प्रेम और समरसता के साथ रहें। अनुच्छेद 49 में निरूपित निर्देशक तत्व भी राज्य को आदेश देते हैं कि वह स्मारकों तथा राष्ट्रीय कलात्मक और ऐतिहासिक महत्व के स्थानों और वस्तुओं को सुरक्षित रखें। 7वां, बढ़ते हुए प्रदूषण एवं पर्यावरण के विनाश के चलते यह प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य बनता है कि प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करें तथा सभी जीव जंतु के प्रति सहिष्णुता का भाव रखें। बराबर बढ़ता हुआ हवा, पानी और प्रदूषण का शोर तथा वनों का व्यापक सफाया मानव जीवन को भारी हानि पहुंचा सकता है। अत्यंत बुद्धिहीन, बेलगाम और उच्छृंखल वनों की कटाई का खिलवाड़ जो विकास के नाम पर किया जा रहा है, वास्तव में प्राकृतिक आपदाओं तथा असंतुलनों के रूप में भारी तबाही फैला रहा है। अपनों जंगलों की चादर बचाकर, नए वृक्षारोपण करके, नदियों की सफाई द्वारा, जल संसाधनों को सुरक्षित रखकर, बंजर जमीनों पर पहाड़ों पर वन लगाकर, शहरों, गांवों और औद्योगिक इकाइयों में प्रदूषण नियंत्रित करके हम अपने साथी नागरिकों का भविष्य सुरक्षित कर सकते हैं। आवश्यकता इस बात की है कि एक व्यापक जन चेतना अभियान चलाया जाए और जागरूक नागरिकों द्वारा आगे बढ़ने की योजना बनाई जाए। केवल सरकारी कदम प्रदूषण रहित वातावरण लाने में कभी सफल नहीं हो सकते, ना आज और ना ही भविष्य में। नागरिकता और मौलिक कर्तव्यों में पर्यावरण की सुरक्षा आदि का उल्लेख कर संविधान के निर्देशक तत्वों के अनुच्छेद 48 के प्रावधान को और सबल बनाने का प्रयास किया गया है। अनुच्छेद 48 में राज्य को आदेश दिया गया है कि पर्यावरण का रक्षण और सुधार करें तथा वनों और वन्य जीवों को सुरक्षा प्रदान करें। धरती मानवों और अन्य जीवों की साझा धरोहर है। हमारा कोई अधिकार नहीं है कि हम जंगली जानवरों को उनकी भूमि से निकाल दें।
अथवा उसका अस्तित्व मिटा दें। प्राचीन भारतीय चिंतन के अनुसार तो हम प्रार्थना करते हैं सर्वसम शांतिर्भवतु तथा अहिंसा परमो धर्मः अहिंसा परमो तपः। प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू सदैव एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण के विकास पर बल देते थे। वे चाहते थे कि सभी भारतीयों में एक जिज्ञासा की भावना, दुनिया भर में क्या हो रहा है उसके बारे में जानने की और उससे कुछ सीखने की उत्कंठा जागृत हो। उन्हीं की बातों को आगे बढ़ाते हुए पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने द्वितीय प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी के नारे जय जवान जय किसान के नारे में एक नया आयाम जय विज्ञान जोड़ा। 20वीं सदी में हुए क्रांतिकारी वैज्ञानिक घटनाक्रमों और हमारी पिछड़ेपन और अंधविश्वासों की पृष्ठभूमि में यह और भी जरूरी था। अब यह प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है कि वह वैज्ञानिक दृष्टिकोण और जिज्ञासा की प्रवृत्ति को बढ़ावा दे ताकि हम तेजी से बदलती हुई दुनिया के साथ चल सकें। संविधान यह भी अपेक्षा करता है कि हम विज्ञान और प्रौद्योगिकी के साथ साथ मानवता के दृष्टिकोण को भी अपनाए रखें, क्योंकि अंततः सभी क्रियाकलापों का उद्देश्य मानव का विकास तथा उसके जीवन और संबंधों में गुणात्मक सुधार लाना ही है। 9वां कहा गया है कि अत्यंत खेद की बात है कि जो देश शेष विश्व को अहिंसा का पाठ पढ़ाता रहा, उसमें समय समय पर निरर्थक हिंसा और सार्वजनिक संपत्ति के विनाश के दुख देखने पड़े। इसी परिप्रेक्ष्य में यह जरूरी समझा गया कि सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा और हिंसा के त्याग को नागरिकों के मूल कर्तव्य में समाविष्ट किया जाए। 10वां, आज भी भारी होर और प्रतिस्पर्धा भरी दुनिया में यह एक आधारभूत आवश्यकता है तथा समय की मांग है कि व्यक्तिगत और सामूहिक कार्यकलापों में हम उत्कृष्टता की नई ऊंचाइयों तक पहुंचने का सतत प्रयास करते रहें। कल की दुनिया में श्रेष्ठ से कम कुछ नहीं चल पाएगा। व्यावसायिक दायित्व और उत्कृष्टता इसमें शामिल होंगे। व्यक्तिगत रूप में अथवा एक समूह में जो भी काम इस हाथ में लें, हमारा प्रयास होना चाहिए कि हम उत्कर्ष पर पहुँचें। सामूहिक गतिविधियों पर विशेष बल देने की आवश्यकता है। प्रायः कहा जाता है कि व्यक्तिगत रूप में भारतीयों का प्रदर्शन अत्युत्तम रहता है, लेकिन इसमें टीम भावना की कमी है। अगर यह कमी दूर की जा सके तो हम भारत को विश्व के तेजी से विकसित होते देशों की श्रेणी में ला खड़ा कर सकते हैं। वर्ष 2002 में हुए 86वां 86वें संविधान संशोधन के अंतर्गत 6 से 14 वर्ष की आयु तक के सभी बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान करने को अनिवार्य घोषित किया गया। साथ ही इसमें एक नए अनुच्छेद को जोड़ते हुए प्रत्येक माता पिता अथवा अभिभावक के लिए यह कर्तव्य सुनिश्चित किया गया कि वे इस आयु वर्ग के सभी बच्चों को शिक्षा के अवसर प्रदान करें। मूल कर्तव्यों का अनुपालन। संविधान में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जिसके द्वारा अनुच्छेद 51 क में प्रतिष्ठापित नागरिकों के मूल कर्तव्यों को प्रभावी बनाया जा सके अथवा उन्हें लागू करने की कोई बाध्यता हो सके। लेकिन साथ ही संविधान में ऐसा भी कहीं कुछ नहीं है जिसके अनुसार उनके उल्लंघन पर कोई रोक लग सके या उसके लिए कोई दंड दिया जा सके। जैसा कि न्यायमूर्ति वेंकटरमैया ने कहा है, संविधान में ऐसा भी कोई प्रावधान नहीं है जो कहता हो कि मूल कर्तव्य संबंधी उपबंध किसी न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं होंगे, जबकि निर्देशक तत्वों के बारे में ऐसा अनुच्छेद 37 के द्वारा स्पष्ट कहा गया है। मूल और कर्तव्य दोनों शब्द ऐसे हैं कि साधारण तथा नागरिकों के मूल कर्तव्य संबंधित उपबंध परिवर्तनीय होने चाहिए। आशा की जा सकती है कि किसी देश की संवैधानिकता पर विचार करते समय यदि उच्चतम न्यायालय देखे कि वह इनमें से किसी कर्तव्य को प्रभावी करना चाहता है तो उस विधि को अनुच्छेद 14 और 19 के संदर्भ में युक्ति युक्त माने और उसे असंवैधानिकता से बचा ले। 6ठा मोहन बना भारत संघ 1992 में 1 SCC 5948 संविधान में मूल कर्तव्यों का समावेश करने का मुख्य उद्देश्य नागरिकों को उनके सामाजिक और आर्थिक दायित्वों के प्रति सचेत कराना तथा उन्हें अपने स्थायी देश और साथी नागरिकों और अपने हित में कुछ करने ना करने की चेतावनी देना है। कम से कम कुछ मूल कर्तव्यों के प्रवर्तन के लिए
वैधानिक प्रावधान विद्यमान है। वर्मा समिति के अनुसार निम्नलिखित मामलों में विधियां हैं। जैसे क, राष्ट्रीय ध्वज, भारतीय संविधान और राष्ट्रीय गान के प्रति कोई अवमानना न प्रदर्शित की जाए, यह सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्र के सम्मान की अवमानना पर रोक संबंधित विधेयक 1971 में पारित किया गया था। दूसरा ख, प्रतीक और नाम अनुचित उपयोग पर रोक। विधेयक सन 1950 में स्वतंत्रता प्राप्ति के थोड़े ही समय बाद पारित कर दिया गया था। इसके उद्देश्य में राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रीय गीत का समुचित उपयोग रोकना भी शामिल है। तीसरा ग, राष्ट्रीय ध्वज के प्रदर्शन में इसके साथ सही ढंग से बर्ताव किया जाए, यह सुनिश्चित करने के लिए समय समय पर दिए गए निर्देश भारतीय ध्वज संहिता में संकलित है, जिसे सभी राज्य सरकारों और केंद्र शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को उपलब्ध कराया जाता है। घ, मौजूदा आपराधिक कानूनों में यह सुनिश्चित करने वाले कई प्रावधान मौजूद हैं कि जिन गतिविधियों से विभिन्न जन समूहों के बीच धर्म, नस्ल, जन्म स्थान, निवास, भाषा आदि आधारों पर शत्रुता को प्रोत्साहन मिलता हो, उन्हें उचित सजा के दायरे में लाया जा सके। ऐसा लेखन, भाषण, हाव भाव, गतिविधियां, अभ्यास और अंग संचालन आदि जिससे अन्य समुदायों के बीच असुरक्षा अथवा दुर्भावना पैदा होती हो, भारतीय दंड संहिता IPC की धारा 153 क के अंतर्गत वर्जित है। अंग, ऐसे आरोप और दावे जो राष्ट्रीय एकता के प्रति दुराग्रह पूर्ण हो, IPC की धारा 153 ख के तहत दंडनीय है। च, गैर कानूनी गतिविधि निवारक अधिनियम 1967 के प्रावधानों के तहत किसी सांप्रदायिक संगठन को एक गैर कानूनी संगठन घोषित किया जा सकता है। छ, धर्म से जुड़ी आक्रामक गतिविधियां IPC की धारा 295 से 298 अध्याय 15 के तहत आती है। ज, नागरिक अधिकार अधिनियम 1955 पहले अस्पृश्यता का निवारक अधिनियम 1955 के संरक्षण के प्रावधान। झ, जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 123 3 और 3 के क यह घोषित करती है कि धर्म के आधार पर और भारतीय नागरिकों के विधि वर्गों के बीच धर्म, जाति, समुदाय अथवा भाषा को आधार बनाते हुए शत्रुता और घृणा की भावना को फैलाकर वोट मांगना एक भ्रष्टाचार व्यवहार है। भ्रष्ट व्यवहार में शामिल कोई भी व्यक्ति जनप्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 8 क के तहत संसद अथवा किसी राज्य विधानसभा की सदस्यता के अयोग्य ठहराया जा सकता है। संविधान नागरिकों से अपेक्षा करता है कि वह अपने दायित्वों का निर्वहन आधे मन से नहीं बल्कि पूरी निष्ठा के साथ करेंगे। शासक वृंद और विधायक, मंत्री, सांसद और प्रशासक सभी को न केवल नागरिकों के कर्तव्यों का ज्ञान होना चाहिए, अपितु नागरिक होने के नाते अपने मूल कर्तव्यों के पालन के प्रति भी पूर्णतया सचेत रहना चाहिए। संविधान के अंतर्गत नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा का दायित्व भी शासक वृंद का है, क्योंकि जहां भी संविधान कोई दायित्व राज्य को सौंपता है, उसका पालन उन नागरिकों के हाथों में होता है जो सत्ता में है, शासन में है। एक अच्छा नागरिक विधि का सम्मान करता है। जागरूक नागरिकता की मांग है कि जनहित को व्यक्ति के स्वार्थ से ऊपर रखा जाए। नागरिकों को अपने निजी जीवन में आत्मानुशासन, निम्न प्रवृत्तियों पर अंकुश, दूसरों के अधिकारों का सम्मान, समाज के प्रति अपने कर्तव्य और राष्ट्र के उद्देश्यों का ध्यान रखना चाहिए तथा मौलिक अधिकारों और नागरिकता के दायित्वों के परिपालन द्वारा अपने को शांतिपूर्ण जीवन और अच्छे लोकतांत्रिक शासन के लिए प्रशिक्षित करना चाहिए। जब ऐसी उत्तरदायित्व नागरिकता जन्मे पनपेगी, तभी प्रत्येक नागरिक के व्यक्ति और समाज की समस्त संभावनाओं की सिद्धि संभव होगी और तभी हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था पूर्णतया को पहुंच पाएगी। नागरिकों के लिए अनुच्छेद 51 क में दिए गए 11 कर्तव्य हमारे लिए आचार के 11 मूलभूत आदेश हैं। हर नैतिक दृष्टि से हम इनसे बंधे हैं। इसके अतिरिक्त संविधान प्रत्येक नागरिक यह अपेक्षा करता है कि वह देखें कि संविधान के सभी अनुच्छेदों के शब्दों और भावनाओं का अनुपालन हो रहा है। सबसे महत्वपूर्ण नागरिकता मूल्य तथा संवैधानिक दायित्व अपने साथी नागरिकों का अपने भाई बहनों की तरह, एक परिवार के सदस्यों की तरह ध्यान रखना तथा अपनी स्वतंत्रता व मूल अधिकारों की रक्षा करना ही है। विश्लेषण के बाद अंत में हम इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि मूल कर्तव्य का पालन कराने का एकमात्र तरीका यह है कि लोगों को नागरिकता के मूल्यों तथा कर्तव्यों के बारे में शिक्षित किया जाए और उनमें पर्याप्त जागरूकता उत्पन्न की जाए तथा एक ऐसे अनुकूल वातावरण का निर्माण किया जाए जिसमें प्रत्येक नागरिक अपने संवैधानिक कर्तव्यों का पालन करने तथा समाज के प्रति अपना ऋण चुकाने में
गर्व तथा बंधन का अनुभव करे। तो गाइस अब हम चैप्टर संख्या 6 को, जो कि संवैधानिक संरचना, जिसमें कि कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका आएंगे, इनको हम अगले वीडियो में कवर करेंगे। आज का वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं। अब मिलते हैं अगले सेशन में। अब आप लोग कमेंट करके बताइएगा आज का सेशन कैसा रहा। तो चलिए मिलते हैं फिर अगले सेशन में। बाय, गुड नाइट।